हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शब्द विचार किसे कहते हैं, वो भी आपके हिंदी ग्रामर में। तो हिंदी ग्रामर का अर्थ ही होता है कि हिंदी व्याकरण, सिंपल सी बात है। और हम इस हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण में आज पढ़ेंगे शब्द विचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में शब्द विचार के जितने भी भेद हैं और शब्द विचार किसे कहते हैं, इसके भेद कितने हैं, इसके भेद के भेद कितने हैं, तो मतलब कि पूरा आपको इसी में क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस टॉपिक को। तो पहले लिखेंगे कि शब्द विचार। शब्द विचार लिखेंगे, देखिए आपको हिंदी ग्रामर मैंने लिख के रखा था, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द विचार क्या है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन के बाद मैं चर्चा करता हूँ। कहते हैं व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था और उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसे ही शब्द विचार कहा जाता है। अब देखिए व्याकरण के जिस भाग में, मतलब कि पार्ट बाय पार्ट यानी कि भाग में जो बांटा जाता है, उसी के एक भाग में शब्दों का भेद यानी कि जो शब्द होता है, जो हम बोलते हैं अपना शब्द, उसके जो भेद होते हैं, अवस्था तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि बूढ़ा अवस्था होता है और तीन चार अवस्था होता है आदमी का, उसी तरह शब्द का भी अवस्था होता है। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, शब्द के जितने भी भेद होते हैं उसको, और उस शब्दों की अवस्था को, और उसकी व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना या बनावट, यानी कि उसकी बनावट का वर्णन किया जाता है, उसे ही शब्द विचार कहा जाता है। चलिए आप समझ ही गए होंगे कि व्याकरण के जिस भाग में शब्दों का भेद, अवस्था और रचना या उत्पत्ति एक ही बात है, रचना बनावट उत्पत्ति एक ही बात है, का वर्णन किया जाता है, ये तीनों चीज का, उसे ही तो शब्द विचार कहा जाता है। तो चलिए इसका लैंग्वेज और आपके भाषा में लिखा देता हूँ, यानी कि लैंग्वेज का ही अर्थ होता है भाषा हिंदी में। और चलिए इसका डिफिनेशन में कर देता हूँ। देखिए क्या कहता है कि व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति, उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसे शब्द विचार कहा जाता है। समझ गए, किया जाता है। तो चलिए ये तो आप लोग समझ गए। अब देखिए कि शब्द क्या है, शब्द को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि शब्द विचार को समझना जरूरी है। तो शब्द का जो अर्थ होता है, ये होता है ध्वनियों के मेल से सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। अब शब्द का डिफिनेशन देखिए। ध्वनि, ध्वनि जो बोलते हैं, जो साउंड होता है, जो हम लोग बोलते हैं, वो जो साउंड निकलता है, ध्वनि निकलता है, उसके सार्थक वर्ण समुदाय को, मतलब वो जो मिल के बनता है उसके सार्थक समुदाय, उसके जो समुदाय मिलके, मतलब जो मिलके बनता है, दो चार वर्ड जो मिलके बनता है उसे ही तो शब्द कहा जाता है। मतलब वो वर्ण के, साउंड का जो वर्ण होता है, एक समुदाय होता है, उसे ही शब्द कहा जाता है। चलिए ये सब छोटी मोटी बात है, इस सबसे उतना नहीं है। शब्द वर्णों के मात्राओं के मेल से बनते हैं। तो चलिए इस पे मैं विचार करके बता देता हूँ। पहले लिखिए शब्द क्या है। चलिए शब्द का डिफिनेशन कर देता हूँ। शब्द क्या है, शब्द क्या है, शब्द क्या है, ये सब आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप सुन ही रहे हैं। तो चलिए शब्द क्या है। शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक
वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। चलिए यार, शब्द का डेफिनेशन हो गया। शब्द कहा जाता है, देखिए, ध्वनियों के मेल से जो बने सार्थक वर्ण, मतलब सही वर्ण समुदाय जो मिलके बनता है उसे ही शब्द कहा जाता है। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। अब देखिए, मूलतः यानी कि इसका जो है शब्द वर्णों और मात्राओं के मेल से बनते हैं। एक नोट पॉइंट में यहाँ कर देता हूँ, नोट पॉइंट। शब्द वर्णों और मात्राओं के मेल से बनते हैं। मात्राओं के मेल से बनते हैं। ठीक, ये नोट पॉइंट हो गया आपको। और चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ये कैसे बनते हैं। देखिए, घ प्लस र क्या हो जाएगा, घड़। उसी तरह क प्लस म प्लस ल क्या हो जाएगा, कमल। अब देखिए, सार्थक समुदाय कमल, कमल का जो है संधि विच्छेद करके दिखाया गया है कि इसी तरह शब्दों के मेल से बनता है, वर्णों के मात्राओं के मेल से बनता है शब्द आपको, ठीक ना। तो चलिए और एक दो एग्जांपल देख लीजिएगा। बालक का तो ब प्लस आ प्लस ल प्लस क क्या हो जाएगा, बालक, ठीक ना। इसी तरह बनता है। अब देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ। घ क्या है, एक वर्ण है, र भी एक वर्ण है, और इस दोनों के मेल से बना घड़, यानी कि ये शब्द बन गया, ठीक ना। उसी तरह क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है, इसके मेल से बन गया कमल। इसी तरह वर्णों के और मात्राओं के मेल से बनता है शब्द। अब देखिए, यहाँ मात्रा तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, ये एक वर्ण है, ये एक मात्रा है आ का, और ल एक वर्ण है, क एक वर्ण है। तो क्या हो जाएगा, बालक वर्ण और समुदाय के मेल, वर्ण और मात्राओं के मेल से बनता है आपको शब्द, ठीक ना। तो चलिए, यही था। और चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। अब शब्दों के भेद हम पढ़ेंगे। तो चलिए, ऊपर से मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं लिख सकूं फिर से। चलिए कर देता हूँ, और चलिए कर दिया। और शब्दों के भेद देखिए, शब्द के भेद कितने हैं। शब्दों के भेद, ठीक ना। शब्दों के भेद अब पढ़ेंगे। देखिए, शब्दों चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं शब्द, चार प्रकार के शब्द होते हैं। और कौन कौन से शब्द होते हैं, तो चलिए बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं शब्दों के भेद। अब देखिए, शब्दों के भेद चार होते हैं। पहला होता है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ मतलब समझ ही गए होंगे, जैसे कुछ चीज का अर्थ होता है। और तो अर्थ की दृष्टि से तो आप समझ गए कि उस जिस चीज का अर्थ होता है और उसे ही अर्थ की दृष्टि से ही कहा जाता है। चलिए आगे हम बारीकी से पढ़ेंगे, अभी उतना डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, और आगे आपको पूरा डिक्लेयर कर देंगे। देखिए देखिए, किसी चीज का अर्थ जो होता है ना, उसी को अर्थ की दृष्टि से कहा जाता है। और उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति मतलब कोई चीज जो उत्पन्न होता है उसकी दृष्टि से, और व्युत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, तो और प्रयोग की दृष्टि से, जिससे हम प्रयोग करते हैं उसे प्रयोग की दृष्टि से करते हैं। चलिए बारीकी से आगे मैं चर्चा करता हूँ। पहला लिख लीजिए, शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के चार भेद होते हैं। पहला, चलिए, शब्द के चार भेद होते हैं। पहला क्या होता है, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से। दूसरा क्या हो जाएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से। क्या हो जाएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति के दृष्टि से। उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है, रचना
या बनावट, ठीक ना। और चलिए चौथा क्या हो जाएगा, प्रयोग की दृष्टि से, ठीक ना, प्रयोग की दृष्टि से, ठीक ना, यही चलिए। और चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, आप तो ये तो समझ गए शब्द की दृष्टि, शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, अर्थ की दृष्टि से, और दूसरा होता है उत्पत्ति की दृष्टि से, और तीसरा होता है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, और चौथा होता है प्रयोग के दृष्टि से। तो चलिए अब बारीकी बारीकी से हम इसके भेद के, पहला भेद के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा भेद के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो बारीकी से चलिए अब देख लेते हैं पहला भेद से। और पहला भेद क्या है आपको, अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। और चलिए अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं, ठीक ना। कितने भेद है, 2 भेद है। पहला क्या है, पहला है सार्थक शब्द, क्या है, सार्थक शब्द। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, ठीक ना। तो चलिए अब बारीकी से पढ़ते हैं कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं और शब्द के 4 भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से मैं शब्द के पहला भेद का मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो चलिए बारीकी से हम लोग जान लेते हैं। पहला लिखते हैं, पहला हेडिंग लीजिए सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं, देखिए सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। अब देखिए सार्थक शब्द जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है, अर्थात कहने का अर्थ होता है कि कोई शब्द होता है, उसका कुछ जो अर्थ होता है उसे ही सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे घर का अर्थ होता है जिसमें हम रहते हैं, और घोड़ा वो होता है, घोड़ा एक जानवर है, उसका भी कुछ अर्थ हुआ, ठीक ना। छात्र उसे कहते हैं जो पढ़ाई करता है और जो अपना भविष्य के लिए पढ़ाई करता है, उसे ही छात्र कहा जाता है। हरि जो भगवान होता है, मतलब कुछ ना कुछ अर्थ तो जरूर होता है। तो इसी तरह का शब्द जो होता है वो सार्थक शब्द कहलाता है। और चलिए सार्थक शब्द का डिफिनेशन मैं अब आपको लिखा देता हूँ, आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं, बाहर लाइट तो कट गया, फिर भी दिखाई दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए सार्थक शब्द, अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं, अब आप लोग लिख लीजिएगा, मैं हेडिंग देते जाता हूँ और आपको लिखाते जाता हूँ, ठीक ना, क्योंकि लाइट भी कट गया है और फिर पढ़ना भी जरूरी है। चलिए सार्थक शब्द लिखिएगा। कहते हैं कि जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक ना, जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है, जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए और आगे की ओर देखिए, इसका एग्जाम्पल 1-2 लिख लीजिएगा। जैसे घर, घोड़ा, और आगे देखिएगा छात्र, हरी, इसी कर दीजिएगा, ठीक ना। और चलिए ये तो देख लीजिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे घर, छात्र, हरी, घोड़ा, इटीसी। और चलिए ये तो समझ गए। अब इस सब का जो अर्थ होता है, जो शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसे ही सार्थक शब्द कहा जाता है।
और जिस शब्द का कुछ नहीं अर्थ निकलता है, यानी कि स्वयं कुछ अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द तो हम लोग अब पढ़ लिए, इसे कहते हैं सार्थक शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक ना, उसे कहते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिसका स्वयं कुछ अर्थ नहीं होता है, उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। चलिए निरर्थक शब्द का परिभाषा देख लेते हैं। जैसे देखिए निरर्थक शब्द का एग्जाम्पल पहले देखिए, चप, लप, कट, हिट, इस सब का कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है, ये सब कुछ अलग ही वर्ड है, इसमें कुछ अर्थ नहीं छिपा होता है, यानी कुछ मीनिंग वगैरह सब नहीं होता है इसमें, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, देखिए निरर्थक शब्द उसे कहा जाता है जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब जिसका कुछ अलग अर्थ नहीं हो, जिसका कुछ स्वयं अर्थ नहीं हो, जिसका कोई अलग अर्थ नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए उतना अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा हो क्योंकि लाइट कट गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ उसे ही, जिसका कोई अलग अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। ये तो हो गया। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे कि कोई अर्थ नहीं होता है, ये अलग ही तरह का अर्थ होगा। जैसे कप, लप, कप नहीं, कप का तो अर्थ हो जाता है प्याला, ठीक ना। देखिए चप, लप, कट, इस सब में आपको कोई अर्थ नहीं छिपाया होगा, मतलब छिपा हुआ रहता है। जैसे इसमें देखिए घर का तो अर्थ होता है, सार्थक शब्द में हर एक सार्थक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ तो होता ही है और निरर्थक शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों लैंग्वेज आपको समझ में हमारे हिसाब से आ ही गया होगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही इजी है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ स्वयं अर्थ निकलता हो और निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ अलग अर्थ नहीं निकलता हो, जिसका कुछ स्वयं अर्थ नहीं निकलता हो, उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। और सार्थक शब्द का डिफिनेशन आपको जैसे घर, घोड़ा, इटीसी हो जाएगा और निरर्थक शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा आपको, यानी कि उदाहरण हो जाएगा लप, टप, कट इत्यादि। चप टप जो बोलिए, इसका कुछ लैंग्वेज वगैरह सब नहीं होता है, आपको ये समझ में अलग से ही पता लग जाएगा कि निरर्थक शब्द ये है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। चलिए पहला तो अर्थ की दृष्टि से आपको दो भेद हो गया, और चलिए आप देखते हैं कि शब्द के दूसरा भेद उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको उत्पत्ति की दृष्टि की दुनिया में। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए शब्द के दूसरा भेद चल रहा है, नहीं कि अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से आपको खत्म हो गया है, अब शब्द की दृष्टि से दूसरा भेद देखेगा उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द की 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। इसमें पहला है तत्सम, दूसरा है तत्भव, और तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज, और 5वां है संकर। तो चलिए बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले तत्सम, उसके बाद तत्भव, उसके बाद देशज, उसके बाद विदेशज। तो इसी तरह पढ़ेंगे आगे की ओर। और चलिए देख लेते हैं क्या क्या अभी पढ़ लेते हैं। अभी सब लगभग खत्म हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत है। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको पहला भेद से। चलिए ए नंबर दे देता हूं मैं, देशज, क्या कहते हैं, तत्सम में, ठीक ना, तत्सम में। अब देखिए तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत शब्द के ठीक उसी रूप से हिंदी में प्रयुक्त होता है उन्हें तत्सम कहा जाता है। जो संस्कृत शब्द का जो होता है, संस्कृत शब्द आप लोग पढ़े ही होंगे इससे पिछली कक्षा में। इससे पिछली कक्षा में, इससे 2 साल पूर्व यानी कि 10वीं 9वीं 8वीं सब की कक्षा में संस्कृत लैंग्वेज भी होता है।
और संस्कृत का बुक भी होता है, ठीक ना। तो उसी तरह दोस्तों कि इसमें कहा गया है तत्सम का डेफिनेशन इस प्रकार है कि जो संस्कृत शब्द का ठीक उसी रूप से हिंदी में प्रयुक्त होता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा क्योंकि लाइट भी नहीं है, और आपको अगर लिख पाएंगे हमारी बोली से तो और भी अच्छी बात है, आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। तो चलिए लिख लीजिएगा, जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप से हिंदी में प्रयुक्त होता है उसी तत्सम शब्द कहा जाता है। और ये भाषा के मूल शब्द है। क्या है ये? भाषा के मूल शब्द है, ठीक ना। और चलिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल तो लिखना ही पड़ेगा भाई, डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा मेरी आवाज से ही, क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट आएगा तो मैं लिखा दूंगा। चलिए और देखिए, रिक्त, रिक्त, जी हाँ, जी हाँ किसको कहते हैं? जीव, ये जो जिससे हम लोग कहते हैं जीव, जी हाँ, ये जीव, जीव नहीं, क्या कहते हैं, जी को कहते हैं, ठीक ना। रात्रि, ये वाला इंग्लिश वाला जी नहीं भाई, जिससे हमारा शब्द उच्चारण होता है वो वाला जी, ठीक ना। रात्रि, आगिन, इटीसी। चलिए उतने ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। ये सब एक संस्कृत का शब्द था जो कि हिंदी में रूपांतरण किया गया था, और इसी को कहा जाता है तत्सम। चलिए फिर से मैं समझा देता हूँ, जो संस्कृत शब्द को हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उसे ही तत्सम शब्द कहा जाता है। बस इतना से याद रखना है। एग्जाम्पल तो आप समझेंगे, रिक्त, जिहा, रात्रि, आगिन इत्यादि। चलिए अब लेकर चलते हैं उत्पत्ति की दृष्टि के दूसरा भेद की ओर। दूसरा भेद लिख दीजिएगा, तत्वभाव। बीज नंबर दीजिए और तत्वभाव लिखिए। तत्वभाव, तत्वभाव किसे कहते हैं? चलिए इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, कुछ शब्द संस्कृत के रूपांतरित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। ऐसे तत्सम को बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। देखिए, जैसे कुछ शब्द जो संस्कृत रूपांतरित हिंदी में जो आया था, हिंदी में प्रचलित जो था, वो जो ऐसे मतलब तत्सम शब्द, इससे जो पहले पढ़े तत्सम, ये सब बिगड़े शब्द जो बना, संस्कृत का बिगड़े शब्द हिंदी में रूपांतरण किए गए, तो इसी शब्द को कहा जाता है तत्वभाव। याद रखेगा, ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के रूपांतरण में हिंदी में तो आया लेकिन बिगड़े हुए आया, उसे ही तत्वभाव कहा जाता है। ये याद ही रह जाएगा आपको। इसका कोई डिफिनेशन लिख लीजिएगा तो लिख लीजिए, कुछ शब्द संस्कृत से हिंदी रूपांतरण में प्रचलित हो गए, ऐसे शब्द, ऐसे तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। चलिए ये लिख लीजिएगा। ठीक नहीं लिखेगा तो एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्योंकि ये लोग ओनली एग्जाम में आपको डिफिनेशन तो नहीं पूछा जाएगा, और मतलब जो एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है उसी से होता है। अब देखिए तद्भव, तद्भव जो तत्सम के बिगड़े हुए शब्द होता है उसे ही तद्भव कहा जाता है। ये छोटा सा डिफिनेशन आप याद रख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आग, आग, हाथ, ये सब बिगड़े हुए शब्द आए थे। और खेत, दूध, कुबड़ा, कपूर, कपूर, कुबड़ा, से। चलिए आवाज से भी आप लोग समझिए, ये सब बिगड़े हुए शब्द आए थे। संस्कृत की अग्नि से आग और हथ से हाथ। चलिए समझ लीजिए कहाँ कहाँ से क्या क्या है। देखिए, संस्कृत के अग्नि शब्द जो होता है उससे आग आया था, और हस्त जो होता है संस्कृत में उससे हाथ आया था, बिगड़ा हुआ लैंग्वेज बना दिया गया। और क्षेत्र से खेत बना दिया गया लैंग्वेज, और दुग्ध से दूध बना दिया, और कुब्ज से कुबड़ा हुआ, और कर्पूर से कपूर, ग्राम से गांव बना दिया गया, और मुकुट से मौड़, मिष्ट से मिठाई, और इक्षु से एक, कपाट से किवाड़, और कदली से केला, आम्र से आम, और घोटक से घोड़ा, और पर्यटक से पलंग, सालका से सलाई, क्षीर से खीर, सूर्य से सूरज, पंच से पंच, ससुर से ससुर, पंख से पंख, और धरती, धरत्री। अब देखिए कैसा है धरत्री लिखा हुआ, धरत्री ऐसे लिखा हुआ था, और आज के दौर में कैसा लिखा हुआ है? धरती, तो दीर्घी का दीर्घी का था, ठीक ना। तो चलिए, और सरकरा से शक्कर, ठीक ना, और कज्जल से काजल, अम्र से अम्बा,
अम्मा, ठीक ना। तो चलिए यही था, और आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको देशज में। उत्पत्ति की दृष्टि से अब तीसरा भेद देखिएगा। चलिए ये दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। और चलिए उत्पत्ति की दृष्टि से अब तीसरा भेद पढ़ते हैं, वो भी सी नंबर, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं देशज। देशज में क्या है? देशज शब्द है कि कुछ शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। ऐसे शब्द को देशज कहा जाता है। मतलब कुछ शब्द जो है देश के अंदर रहते हुए प्रचलित हो गए हैं, उसे ही कहा जाता है देशज शब्द, ठीक ना। मतलब अपने देश के अंदर जो भी शब्द रहा और वो प्रचलित हो गए, उसी शब्द को कहा जाता है देशज। आपको इस तरह डिफिनेशन देना है कि कुछ शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। कुछ शब्द देश के अंदर में हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, और उसी ऐसे शब्द को यानी कि उसी शब्द को देशज कहा जाता है। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, कुछ शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं और ऐसे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे देशज की डिफिनेशन, मतलब अपने देश के अंदर कोई भी लैंग्वेज रह के जो प्रचलित हो जाता है उसे ही कहा जाता है देशज शब्द। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं। ये शब्द ना तो संस्कृत और ना अन्य दूसरी भाषा के होते हैं, स्वयं हिंदी की में आवश्यकता के अनुसार बना लिए गए हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, चिड़िया, जूता, फुनफी, तेंदुआ, पेट, लड़का, गाड़ी आदि। चलिए अब देखिए इसका डिफिनेशन तो ऊपर देख लिए कि जो शब्द देश के अंदर रहकर प्रचलित हो गए हैं उस शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। और इसका डिफिनेशन देखिए कुछ अटपटा हुआ है और सुना हुआ भी है लगता है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे लोटा, लोटा किसे कहते हैं? वो जो छोटा सा होता है और जिसे हम पानी और पीते हैं उसे लोटा कहा जाता है। और पगड़ी, पगड़ी वो जो हमारे बाबा लोग सब क्या कहते हैं कपाड़ में गमछा को बांधते हैं उसे पगड़ी कहा जाता है। और चिड़िया, और चिड़िया तो आप लोग जानते ही होंगे। और जूता, तो ये सब जो था ये सब बिगड़े हुए शब्द हैं, बिगड़े हुए शब्द नहीं, मतलब अपने देश के बोलचाल की लैंग्वेज में प्रचलित हो गए, तो इसी शब्द को देशज कहा गया। और चलिए अगला और लेकर चलते हैं आपको विदेशज की ओर, यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से चौथा भेद, वो भी विदेशज। डी कर देते हैं, ठीक ना, डी कर दीजिए। विदेशज, विदेशज, विदेशज पे आप देखिए इसका डिफिनेशन देख लीजिए। विदेशज का डिफिनेशन है कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिला लिए गए हैं और ऐसे शब्द को विदेशज कहा जाता है। देखिए कुछ शब्द जो होता है विदेशी भाषाओं से हिंदी में ले लिए जाते हैं, मतलब कुछ लैंग्वेज जो होता है वो मतलब विदेशी भाषा जो होता है उसी से हमारे हिंदी में आ गए, यानी कि ले लिए गए हैं, और ऐसे शब्द को विदेशज शब्द कहा जाता है। चलिए बार फिर से सुन लीजिए। कुछ शब्द विदेशी भाषा यानी कि दूसरे लैंग्वेज की, दूसरे विदेश की भाषा की, दूसरे विदेश यानी कि दूसरे देश के भाषा से ले लिए गए हैं और हिंदी में मिला लिए गए हैं, मतलब अपने लैंग्वेज में मिला लिए गए हैं, और ऐसे शब्द को विदेशज कहा जाता है, यानी कि दूसरे शब्द का लैंग्वेज कहा जाता है, यानी विदेशज कहा जाता है। विदेशज, विदेशज इसका जो है आप समझ ही गए होंगे। देशज मतलब अपने देश का, विदेशज मतलब दूसरे शब्द का, दूसरे देश का, सॉरी। तो आप नाम से ही स्पष्ट है विदेशज दूसरे शब्द का जो लैंग्वेज लिया जाता है और अपने हिंदी में मिला दिए जाते हैं, उस शब्द को विदेशज कहा जाता है। देखिए अब अंग्रेजी में साइकिल, रेडियो, टेबल, स्टेशन, सिगरेट, पेंसिल, पेन, स्कूल मशीन, बटन आदि। और देखिए अरबी में अमीर, गरीब, तारिक, औरत, आदत आदि। फारसी में किताब, बाग, खूबसूरत, शर्म, गुलाब आदि। और ये सब मैं सुना देता हूँ, ये सब कोई खास बात नहीं। पुर्तगाली में बाल्टी, आलू, कमर, पटवी, प्याला आदि। चीनी से चाय, लीची, चीनी आदि। फ्रांसीसी से अंग्रेज काजू, करतूस आदि। जापानी से रिक्शा। तो यही सब था, एक दो एग्जाम्पल डाल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लैंग्वेज तो समझ गए हैं, जो दूसरे लाइट अभी तक नहीं आई, कोई दिक्कत की बात नहीं। साइकिल, साइकिल, एक दो एग्जाम्पल डाल दीजिए। साइकिल, रेडियो,
टेबल, 2-3 एग्जाम्पल डाल दीजिए, बस हो गया। तो चलिए, ये तो आप समझ गए विदेशज जो दूसरे देश की यानी कि दूसरे देश की यानी कि विदेश की भाषाओं से अपने हिंदी में मिला लिए गए उसे शब्द को विदेशज शब्द कहा जाता है। और चलिए, और पांचवा देख लेते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से भेद। तो चलिए, पांचवा भेद यानी कि ई नंबर देख लीजिए। विधि ई क्या था? संकर था, सो अनुस्वार को रो संकर। अब ये कौन सा भाई नया भेद आ गया? इससे पहले आप शायद नहीं पढ़े होंगे, तो चलिए आज पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, संकर शब्द किसे कहता है? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द का व्यवहार किया जाता है जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं। इस तरह की दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। अब देखिए, कहा गया है लैंग्वेज में कि हिंदी में दो शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है और ऐसे शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ठीक ना, आप समझ गए होंगे। हिंदी में देखिएगा अक्सर कि दो शब्द को मिलाकर एक शब्द बना लिए जाते हैं और ऐसे शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। इससे पहले आपको शब्द नहीं पता होगा, और जिसको पता है भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। चलिए, अब देखिए कैसे होता है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि दो भाषाओं से मिलकर बनता है और ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं जैसे हिंदी उर्दू, हिंदी अंग्रेजी, इस तरह का शब्द जो होता है उसे ही कहा जाता है। ठीक ना। देखिए, जैसे होता है, ये सबको ऊपर से मैं देशज को डिलीट कर देता हूँ। चलिए, ये सब आप समझ गए होंगे, संकर शब्द कहा जाते हैं। ये संकर लिखा हुआ है, और चलिए इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल, जैसे ऑपरेशन कक्ष, आपने देखा होगा कि आप जब जाते हैं, और पहले लिख देता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ। ऑपरेशन, ऑपरेशन, पहले तालम स्व हुआ, ऑपरेशन कक्ष। अब देखिए, जाते होंगे जब हॉस्पिटल में, यानी कि जाते होंगे वहाँ पे कुछ दवाई लेने के लिए, तो आपने देखा होगा ऑपरेशन कक्ष होता है, एक्सरे कक्ष होता है। इस तरह जो होता है उसे ही कहा जाता है संकर शब्द। अब देखिए, इसको कैसे देखेंगे। ऑपरेशन एक इंग्लिश शब्द है। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन अंग्रेजी शब्द है। क्या है? अंग्रेजी शब्द। और ये क्या है? कक्ष एक संस्कृत शब्द है। कक्ष मतलब क्या होता है? कक्षा, एक संस्कृत शब्द है। तो हो गया ना दो लैंग्वेज का मिश्रण, अंग्रेजी प्लस संस्कृत, क्या हो जाएगा? संकर शब्द। क्या हो जाएगा? संकर शब्द। ठीक ना। तो ऑपरेशन कक्ष क्या है? ऑपरेशन इसमें अंग्रेजी शब्द है और कक्ष इसमें संस्कृत शब्द है, और इस तरह का जो शब्द बनता है उसे ही कहा जाता है संकर शब्द। और देखिए, और एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे देखिएगा कि पानदान, 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 ठीक ना। इसमें पान कौन सा लैंग्वेज है? पान एक हिंदी लैंग्वेज है। क्या है? हिंदी लैंग्वेज है। दान क्या है? दान एक फारसी लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? फारसी। और दोनों को मिला दिया गया है तो हो गया है पानदान। ठीक ना। तो ये भी एक संकर शब्द हो गया। चलिए, और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आप टिकट घर देखे होंगे कि टिकट घर कहाँ पे होता है भाई? टिकट घर होता है जंक्शन के पास। ठीक ना। टिकट घर, देखिए एक बार, टिकट घर, आप जब टिकट बनवाने जाते हैं तो वहां पे लिखा होगा टिकट घर, और जहाँ पे पूछताछ होता है वहां पे लिखा होता है पूछताछ कक्ष। तो उसी तरह होता है। और ये टिकट घर, टिकट एक अंग्रेजी शब्द है। इसमें टिकट क्या है? टिकट एक अंग्रेजी शब्द है। कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। और घर क्या है? घर एक हिंदी शब्द है। घर एक क्या है? हिंदी शब्द है। और इस तरह का जो शब्द बन के मिलके बनता है उसे ही संकर शब्द कहा जाता है। तो चलिए, आपको उत्पत्ति की दृष्टि से तो खत्म हो गया और आप समझ ही गए होंगे। बहुत ही अच्छी तरीका से मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए, जो दो लैंग्वेज की सहायता से बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है, और जो विदेशी भाषाओं के मेल से बनता है उसे विदेशज शब्द कहा जाता है, और जो अपनी देश के अंदर बोलचाल में प्रचलित हो जाते हैं उस तरह के लैंग्वेज को देशज कहा जाता है। और उत्सव शब्द जो कि क्या कहते हैं, तत्भाव शब्द जो कि संस्कृत में, जो संस्कृत रूपांतरित होकर हिंदी में आया हुआ है और तत्सम का
बिगड़े हुए रूप होता है उसे तद्भव कहा जाता है। और तत्सम जो कि संस्कृत की बोलचाल से हमारे हिंदी में रूपांतरण हो जाता है उसे ही तद्भव शब्द तत्सम शब्द कहा जाता है। तो चलिए आपको मैंने दोहरा के ये भी समझा दिया। और चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं शब्द के तीसरा भेद और व्युत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक ना। व्युत्पत्ति की दृष्टि शब्द के कितने भेद हैं, तो चलिए देख लेते हैं। दूसरा भेद आपका खत्म हो गया और दूसरा भेद का भी भेद खत्म हो गया। और लेकर चलते हैं शब्द के तीसरा भेद की ओर। तीसरा भेद क्या कहता है सुनिएगा। तीसरा भेद कहता है व्युत्पत्ति 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 या बनावट। व्युत्पत्ति या बनावट या रचना तीनों एक ही बात है, ठीक ना। तीनों एक ही बात है। और इसके दृष्टि से शब्द की कितने भेद हैं, चलिए देख लेते हैं। दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। इसकी दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं, तीन भेद है। और पहला क्या है चलेगा देखिएगा। शब्द के व्युत्पत्ति की दृष्टि से यानी कि बनावट की दृष्टि या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। पहला क्या है रूढ़ 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 है। और दूसरा क्या है, दूसरा है यौगिक। क्या है, यौगिक यौगिक। और तीसरा क्या है, योग रूट। चलिए बारीकी से पढ़ लेते हैं। योग रूट क्या है, योग रूट है। चलिए पहला है रूट। चलिए इसको हेडलाइन दीजिए और लिखिएगा जिन शब्दों की खंड का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है उसे रूट शब्द कहा जाता है। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि जिन शब्दों का खंड का जो अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है तो उसी शब्द को रूट शब्द कहा जाता है। चलिए ये तो आप समझ गए कि जिन शब्दों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता उसे रूट शब्द कहा जाता है। नहीं समझे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। पहला क्या है ए, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे घर। घर किस किस के मिल से बने हैं, घ प्लस र। अब देखिए घ का अलग और र का अलग कोई अर्थ होता है, ये तो खुद एक वर्ण है, ठीक ना। तो इसका क्या अर्थ होगा, तो चलिए अब समझ गए क्या मैं कहना चाहता था कि रूट जिसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है उसे ही रूट शब्द कहा जाता है। अब घर में घ और र का मेल है तो घ का अलग कोई अर्थ नहीं होता है और र का अलग कोई अर्थ नहीं होता है तो इसे ही कहा जाता है रूट शब्द। चलिए इसका मैं डेफिनेशन लिखिएगा। जिन शब्दों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, रूट शब्द कहा जाता है, ठीक ना। और ऐसे शब्द सदा एक निश्चित अर्थ के लिए चले रहते हैं। और ये जो ये जो शब्द होता है ये खुद एक निश्चित शब्द का रूप होता है, ठीक ना। तो चलिए आप समझ गए, नहीं समझ गया तो इतना समझ लीजिए जिन शब्दों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है उसे ही रूट शब्द कहा जाता है। जैसे घर, घ प्लस र, घ का अर्थ नहीं होता है और र का भी अर्थ नहीं होता है लेकिन घर का अर्थ होता है, ठीक ना। तो चलिए आगे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे देखिए घोड़ा, घ प्लस रो, घोड़ा, घ प्लस र अ का। तो देखिए घ का अर्थ नहीं होता है और र आ का भी कुछ अर्थ नहीं होता है तो इस तरह का जो शब्द होता है उसे रूट शब्द कहा जाता है। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको यौगिक की दुनिया में। और चलिए मैं डेफिनेशन अब लिखाता हूँ क्योंकि अब लाइट भी आ गया है। और देखिए यौगिक देखिएगा जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और जिसका अलग अलग खंडों का कुछ अर्थ होता है। अब देखिएगा जो दो या दो से अधिक खंडों अधिक शब्दों से बना होता है और जिसका अलग अलग खंडों का भी अर्थ होता है। मतलब इसके जो अलग अलग खंड होगा इसके अलग अलग का अर्थ होता है, ठीक ना, अर्थ होता है। इसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे होता है। देखिएगा कि हिमालय,
हिमालय एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। योगी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, योगी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिएगा योगी, इसका देखिएगा हिमालय, 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 ठीक ना। हिमालय देखिएगा, हिमालय का अर्थ होता है, चलिए हिम प्लस आलय, इसका पहले संधि विच्छेद कीजिए। हिम प्लस आलय क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय क्या हो जाएगा, हिमालय, ठीक ना। अब देखिएगा इसको मैंने दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है। हिमालय दो या दो से अधिक शब्द के मेल से बना है, दो शब्द के मेल से बना है, हिम प्लस आलय। तो चलिए दो शब्द के मेल से बना है, ये भी बात सही है, ये डिफिनेशन को मतलब प्रूव कर रहा है। और आगे देखते हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो अर्थ जरूर होगा, क्योंकि डिफिनेशन में लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है, और इसका अलग कोई, इसका अलग खंडों करने पर भी इसका कुछ अर्थ होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हिम का अर्थ होता है बर्फ, इसका अर्थ क्या होता है, बर्फ। और आलय का अर्थ क्या होता है, आलय का अर्थ होता है घर। आपने देखा होगा गृह आलय, कहीं पे भी लिखा होगा कि कुछ भी लिखा होता है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और किसी जगह भी पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा, आलय का अर्थ होगा घर, गृह आलय, अतिथि आलय, यानी कि मेजबान का जो घर होता है, अतिथि आलय, मेजबान का जो मतलब मेजबान के रहने के लिए जो बनाया जाता है उसे ही गृह आलय का, अतिथि आलय कहा जाता है, गृह आलय। इसी तरह कुछ ना कुछ बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, उतना याद भी नहीं है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। बर्फ प्लस आलय का अर्थ होता है घर, इतना समझ जाए। हिम का अर्थ होता है बर्फ, यानी कि कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता होगा। अब बोलेगा कि बर्फ प्लस घर बराबर हो गया हिमालय, क्योंकि हिम प्लस आलय ऐसा नहीं होता है, बर्फ प्लस घर बराबर हो जाएगा बर्फ घर, ठीक ना, ऐसा नहीं होता है। यानी कि अर्थ जो होता है वो मैंने बताया, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये भी बात आपको समझ हो गया। योगी किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है और उसके अलग खंडों करने पर भी इसका अर्थ कुछ ना कुछ जरूर होता है। जैसे हिम प्लस आलय मतलब हिमालय, तो हिम प्लस आलय यानी कि दो शब्द के मेल से बना है, और हिम का अर्थ हो जाता है आपको बालक, और आलय का अर्थ हो जाता है आपको घर। तो इसी तरह दोनों का भी अर्थ हो गया, दो शब्दों के मेल से बना है, ये प्रूव करता है लैंग्वेज को, डिफिनेशन को। तो इसी तरह यौगिक का लैंग्वेज हिमालय एग्जाम्पल सही है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं। इसी तरह हो जाएगा पाठशाला, देवदूत, देवदूत विद्यालय, ठीक ना। तो चलिए पाठशाला, देखिए पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठ प्लस शाला, जिसमें पढ़ाया जाता है, जिस घर में पढ़ाया जाता है उसे पाठशाला कहा जाता है, ठीक ना। और देवदूत, देव का जो दूत हो, देव प्लस दूत दो शब्द के मेल से बना है, देव का जो दूत हो उसे देवदूत कहा जाता है। देव मतलब भगवान, दूत मतलब उसके जो असिस्टेंट, मतलब जो भी होता है उसके दूत वगैरह सब जो भी होता है उसका, जैसे असिस्टेंट सब होता है उसी तरह देवदूत भी होता है, जो भी हो। चलिए समझ में आ गया। विद्या प्लस आलय, जो विद्या, विद्या का अर्थ ही होता है ज्ञान, ज्ञान का आलय, आलय मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का जो घर होता है उसे ही कहा जाता है विद्यालय, ठीक ना। चलिए योग रूट की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से तीसरा की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं तीसरा भेद उत्पत्ति की दृष्टि से। चलिए उत्पत्ति की दृष्टि से देख लेते हैं तीसरा भेद, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, योग रूट, योग रूट देख लेते हैं। योग रूट कैसे कहते हैं, ऐसे शब्द दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मूल से बने हो और जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतावे। देखिए ऐसे शब्द जो मूल शब्दों के मूल शब्द से बने होते हैं और इसका समान अर्थ नहीं, कुछ विशेष अर्थ होता है, ठीक ना। चलिए इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। पहले लैंग्वेज यानी कि डिफिनेशन डाउनलोड, डिफिनेशन देख लीजिए, सुन लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मूल से बने हो और जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बतावे उन्हें योग रूट शब्द कहा जाता है। चलिए लैंग्वेज अगर लिख दिए तो ठीक है, नहीं लिखे तो चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए योग रूट का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। तो चलिए देख लीजिए, लंबोदर, क्या लिखिएगा, लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर। अब देखिए क्या होता है इसमें, लंबोदर में क्या होता है, लंबा प्लस उदर हो जाएगा लंबोदर। ये दो शब्द की मेल से बना है,
लंबोदर, लंबो प्लस उदर, ठीक ना, लंबा प्लस उदर, ठीक ना, लंबा प्लस उदर, ये दो शब्द की मेल से बना है और इसका समान अर्थ होता है लंबा उदर। लंबा उदर हुआ, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है गणेश जी। अब देखिए लंबा उदर जो होता है, अब उधर गणेश जी का भी उदर लंबा है, तो इसी तरह हो जाएगा गणेश जी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और गणेश जी हो गया, चक्रनी, चंद्रशेखर, दशानन, दशानन किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं, जलज, वार्णी, पीताम्बर आदि इत्यादि एक योग रूट है। अब देखिए जिसका कुछ विशेष अर्थ होता है उसे ही कहा जाता है योग रूट शब्द। तो इसी तरह के शब्द को मतलब जैसे लंबोदर, गजानन और क्या कहते हैं दशानन, इसी तरह का जो विशेष शब्द होता है उसे ही क्या कहा जाता है योग रूट शब्द। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं कि चलिए और भी है, देख लेते हैं। दो शब्द, दो एक और बचा है, शब्द की चार भेद है। तो चलिए चौथा भेद की ओर लेकर चलते हैं। शब्द की चार भेद है और चौथा भेद की ओर लेकर चलते हैं आपको। अब चौथा भेद क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से, क्या है, बनावट या रचना की दृष्टि से, ये तो पढ़ लिए। रूप परिवर्तन की दृष्टि से, रूप परिवर्तन की दृष्टि, परिवर्तन की दृष्टि से, अथवा प्रयोग की दृष्टि से, ठीक ना, प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, ठीक ना। प्रयोग की दृष्टि से देखिएगा कि शब्द के कितने भेद है, ठीक ना। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद होता है, एक विकारी एक अविकारी। पहला क्या होता है, विकारी शब्द, विकारी शब्द होता है, और दूसरा क्या होता है, अविकारी शब्द। तो चलिए पहला हेडिंग दीजिएगा और बढ़ते हैं विकारी शब्द की ओर। विकारी शब्द किसे कहा जाता है, चलिए ये देख लीजिए, सुन लीजिए, सुनने से ही आपका काम हो जाएगा। वैसे खास करके आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है शब्द के कितने भेद है, चार भेद है। पहला है क्या, उत्पत्ति की दृष्टि से, सॉरी अर्थ की दृष्टि से, दूसरा क्या, उत्पत्ति की दृष्टि से, तीसरा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, और चौथा है प्रयोग की दृष्टि से या फिर रूप परिवर्तन की दृष्टि से दो भेद होता है। उसी तरह सबका जो अर्थ की दृष्टि से दो भेद होता है, उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद होता है, चलिए देख लेते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से पांच भेद होता है, और व्युत्पत्ति की दृष्टि से तीन भेद होता है, और रूप परिवर्तन यानी कि प्रयोग की दृष्टि से दो भेद होता है। और इसी तरह से आपको पूछा जाता है, ना कि ये सब पूछा जाएगा। ये सब पूछा जाएगा तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए विकारी शब्द किसे कहा जाता है। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, ठीक ना। अब समझिएगा ये क्या कहते हैं। जिन शब्दों के रूप, कोई रूप तो होता है यह शब्दों का, तो रूप, लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे देखिएगा लड़का, लड़की, लड़कों, मैं, तुम्हें, हमें, हमारे आदि, ये सब एक विकारी शब्द है। चलिए ये सब आपको समझ में उतने ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब उतने ज़्यादा आपको समझने का भी जरूरत नहीं है, समझने का जरूरी है। लिखेगा विकारी शब्द का डिफिनेशन पहले आप देखिए। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अर्थात उसके लिंग के अनुसार बदलते हैं, वचन के अनुसार बदलते हैं, पुरुष के अनुसार बदलते हैं। देखे होंगे कि लड़का किसको कहते हैं, उसके लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, ठीक ना, लड़का उसे कहते हैं, ठीक ना, और एक पुरुष के अनुसार, ठीक ना, और लड़की और लड़कों इसी तरह होता है, ठीक ना, मैं, हमें, etc हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, विकारी शब्द। अब देखिए अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, पहले देखिए विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विकारी शब्द, चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक ना, ये चारों है। संज्ञा, दूसरा हो जाएगा सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा विशेषण, और चौथा हो जाएगा क्रिया, ठीक ना। क्या हो जाएगा, क्रिया, यही हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण तो एक है ही है। तो चलिए ये तीनों, सॉरी चारों भेद है विकारी शब्द का, ठीक ना।
और चलिए देखते हैं अविकारी शब्द की ओर लेकर चलते हैं आपको, ये आप समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अविकारी शब्द, इसका दूसरा भेद, अविकारी शब्द की ओर लेकर चलते हैं आपको। देखिए इसका डेफिनेशन पहले सुन लीजिए। क्या कहता है, जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलता है, सदा एक समान रहता है, उसे अविकारी शब्द या अवयव कहा जाता है। जैसे यहाँ, वहां, प्रतिदिन, बिना और परंतु, है, अरे आदि। अब देखिए क्या कहता है, जिन शब्द, पहले लैंग्वेज लिखना है तो डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। जिन शब्दों का अर्थ कभी नहीं बदलता है, रूप कभी नहीं बदलता है, सदा एक समान रहता है, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। अब देखिए इसका मैं जो है दिखा देता हूँ एग्जाम्पल और उससे समझा देता हूँ। अविकारी शब्द लिखेगा, अविकारी शब्द। देखिए पहला क्या है, अविकारी शब्द, इसका एग्जाम्पल है यहाँ। यहाँ का शब्द, यहाँ का अर्थ कभी बदलेगा, यहाँ यहाँ ही होता है, वहाँ वहाँ ही होता है, इसी तरह जो होता है उसे ही कहा जाता है। यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन। अब प्रतिदिन का अर्थ थोड़ी ना हो जाएगा कि एक दिन, ठीक ना। उसी तरह एक ही, मतलब जो जिसका अर्थ सब दिन एक समान हो, ठीक ना। सही है, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक ना। और प्रतिदिन हो जाएगा बिना और परंतु, बिना। अब बिना, किसी के बिना, कि कोई चीज के बिना, तो इसका अर्थ थोड़ी ना बदल जाएगा। और परंतु, परंतु का भी अर्थ तो नहीं बदलेगा, परंतु, etc। चलिए यही होता है। और इसके भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण और संबंधवाचक, विषमयादि बोधक, अव्यय, विषमयादि बोधक, ठीक है, और समुच्चयवाचक, ठीक ना। तो यही होता है चार भेद। क्या क्या है, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, और तीसरा है विषमयादि बोधक, और चौथा है समुच्चयवाचक अव्यय, समुच्चयवाचक अव्यय। और अविकारी शब्द अवयव होते हैं, आपको पता ही होगा, अविकारी शब्द एक अवयव शब्द होता है। और इस तरह के इसमें चार प्रकार मात्र एक अवयव के रूप में व्यक्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रयोग के अनुसार शब्दों के 5 भेद होते हैं। शब्दों के 5 भेद होते हैं, प्रयोग के अनुसार शब्दों के 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये जो भी हो आप देख सुन लीजिए। अतः हम कह सकते हैं कि प्रयोग के अनुसार शब्दों के 5 भेद होते हैं, ठीक ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। इसके कहने का अर्थ है कि अतः हम कह सकते हैं कि प्रयोग के अनुसार 5 भेद भी होते हैं। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया और अवयव, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, और नहीं भी सीखे होंगे तो भी कोई बात नहीं भाई, क्योंकि मैं पता ही आप लोग को, जैसा कि मैं खुद भी पढ़ता हूँ और मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज बहुत दिन बाद मैंने एक वीडियो डाला हूँ, तो चलिए सपोर्ट करते रहिएगा। और क्या, देखिए कुछ प्रॉब्लम था, दादाजी भी डेथ कर चुके थे, इसी कारण जो है वीडियो नहीं डल रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मूड भी बहुत अपसेट था। चलिए आज कोशिश करा मैंने वीडियो बनाने का, तो चलिए बन गया। अब देखते हैं, डाल देते हैं इसको। और देखने का मन हो तो अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अगले बार अच्छा से बनाने का प्रयास करूँगा। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, और साथ ही साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए देखते रहिए आपका भाई यूट्यूब राजा बाबू कोचिंग सेंटर, चैनल का नाम है। और क्या, और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक ना।